हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उसी बुक सीरीज के अंतर्गत हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे थे और उसमें हमने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा छठा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की वो कौन से महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इसे अद्वितीय संविधान कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। अब जब हमने संविधान का निर्माण देख लिया तो हमें ये देखना होगा कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो संविधान बनाया उसके अंतर्गत वो कौन से साइलेंट फीचर थे जो आज भी यथावत बने हुए हैं किसी न किसी रूप में और आज भी उतनी ही तरह गतिमान अवस्था में विद्यमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट्स एंड स्पिरिट, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें जो तत्व और मूल भावनाएं विद्यमान है वो दुनिया के किसी भी संविधान से अद्वितीय है। तो borrowed from almost every constitution of the world, the Constitution of India has several silent features that distinguish it from the Constitution of the other countries। ये बात अलग है कि हमने विश्व के कई संविधानों से उनके कई सारे फीचर्स को एडॉप्ट किया है, लेकिन भारत के संविधान में कई सारे ऐसे फीचर हैं जो दुनिया के शायद किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं विद्यमान थे। जैसा आपको पता हो, एक फीचर क्या है कि हमने जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमने सभी को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान किया। साथ ही आपको पता हो कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 टियर लेयर की गवर्नमेंट की बात की गई है, क्लियर, जो कि वर्ल्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। खैर, वो हम आगे देखेंगे। फिर आप देखिए, इन फैक्ट द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज़ नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो 42वां संविधान संशोधन है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इम्पोर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ द चेंजेस मेड बाय इट्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कारण कि इसने हमारे संविधान के कई सारे महत्वपूर्ण फीचर्स को चेंज किया या उसमें ऐड किया, इसीलिए हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देते हैं। तो देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर क्या हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला साइलेंट फीचर है वो है लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे लंबा लिखित संविधान। अब आपके माइंड में आया होगा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान का क्या मतलब है। तो देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिटन एंड अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि उस संविधान में जो नियम कानून हैं उनको लिपिबद्ध कर दिया गया है, और अलिखित का मतलब ये है कि वो कानून अभी लिखे नहीं गए हैं, मौखिक रूप में विद्यमान है। जैसा कि आप देखते होंगे कि किसी भी अपराधी को सज़ा तभी मिलती है जब उसमें कानून में ऐसी सज़ा का प्रावधान दिया गया हो, लेकिन अगर सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया तो उसे सज़ा नहीं मिलती या कमतर मिलती है, ठीक। और उसके बाद फिर कानून बनाया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसी को रिटन और अनरिटन कहते हैं। आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलिखित था और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित था, क्लियर। अब आपके मन में ये आया होगा कि जो भारत का संविधान है आखिरकार ये वृहत क्यों है। क्योंकि इसके वृहत होने के 4 कारण हैं। जैसा पहला, ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर का क्या मतलब कि भारत का एक तो विस्तार इतना ज़्यादा है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें हर एक फीचर को इसमें अडॉप्ट करना ही था। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर। आपको पता है कि हमारे ऊपर इंडियन एक्ट 1935 का भी भार है, या आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे हमने फीचर जो औपनिवेशिक 1935 का अधिनियम है उनसे एडॉप्ट किया है। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, कि हमारे संविधान जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपके मन में ये आया होगा कि आखिरकार इस एकल संविधान का क्या मतलब। एकल संविधान का मतलब ये है कि चाहे केंद्र हो या राज्य हो, ये सभी के सभी एक ही संविधान के अंतर्गत निर्देशित होंगे, जबकि
अमेरिका में क्या है कि केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। आपको याद हो अभी कोविड-19 के पेंडेमिक के समय लास्ट ईयर न्यूयॉर्क जो स्टेट है उसने डोनाल्ड ट्रंप की बात को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि आप पूरी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे स्टेट इतने पावरफुल हैं कि वो सेंटर की बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यही अंतर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट फीचर है डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमेनरीज, यानी कि इसमें काफ़ी सारे कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लगभग सारे फीचर इसमें डाल दें जिससे हमारे बाद की आने वाली पीढ़ियों को या राजनेताओं को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। समझ गए? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के वृहद होने के क्या कारण हैं, और उसमें से आपको दे सकता है इन चारों में से कोई एक ऑप्शन, तो आपको याद रखना है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे, यानी कि 8 शेड्यूल। और प्रेजेंट में क्या है, हमारे यहाँ एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब आपके मन में आया होगा कि ये 4 शेड्यूल कहाँ से आए, तो आपको याद हो कि जो पहली अमेंडमेंट हुआ उसमें 9वीं अनुसूची आई, जो 52 अमेंडमेंट हुआ उसमें 10वीं आया, और जो 73 हुआ उसमें 11वीं आई, जो 74 हुआ उसमें 12वीं अनुसूची ऐड की गई। बाकी हम लास्ट में एक इंडेक्स में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ याद दिलाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक, फिर आप देखोगे हमारा दूसरा फीचर क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, यानी कि हमने काफ़ी सारे देशों का सोर्स अपनाया। कहने का मतलब हमने कनाडा से भी कुछ लिया, हमने यूएसए से भी कुछ लिया, हमने ब्रिटेन से भी कुछ लिया, और हमने फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, कई सारे देशों से उनके बेस्ट फीचर्स को अपनाया और उनको अपने ही अकॉर्डिंग अपने संविधान में ढाल दिया। क्लियर? तो इसलिए हमारा संविधान काफ़ी वृहद हो जाता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारे फीचर तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए। देखिए ये जो टॉपिक हैं काफ़ी वृहद हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में आप इस पर 10 से 15 मिनट तक डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति इनके फीचर पे कोई ना कोई आंसर राइटिंग करे, जैसा कि कई सारे लोग कर भी रहे हैं आंसर राइटिंग, तो हम उस पर इंडिपेंडेंट होकर काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे भी हम एक इंडिपेंडेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कई सारे वेरियस इशू को हम टैकल करेंगे। ठीक, तो अभी बस हम प्रीलिम की दृष्टि से इसको कवर कर रहे हैं। फिर आप देखिए हमारा तीसरा फीचर क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कई सारे लोगों को इस लाइन का मतलब कम समझ में आता है। वास्तव में हमारा जो संविधान है वो नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है। अब आपके मन में आया होगा कि नम्यता का क्या मतलब और अनम्यता का क्या मतलब। तो नम्यता और अनम्यता से आशय बस इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो कैसी है। अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी आसानी से साधारण विधेयक के माध्यम से अमेंड कर लेते हो तो वो नम्य है, और अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसेस है काफ़ी टफ है तो वो अनम्य है, यानी कि रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। क्लियर? अब आपको पता हो कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी कि ना तो वो नम्य है और ना ही अनम्य है, बल्कि वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। अब आपके माइंड में आया होगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 368 के तहत 2 टाइप्स दिए गए हैं अमेंडमेंट के। हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप उन एक्ट्स को अमेंड कर लेते हैं। क्लियर? आप में से कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लिखा था और आप आंसर राइटिंग की सीरीज में जाकर इस प्रश्न का उत्तर चेक कर सकते हो। मैंने इसमें अच्छे से कुछ पॉइंट बताए हैं। फिर आप देखिए हमारा जो अगला है वो क्या है आप देखेंगे अगला हमारा जो फीचर है वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस, मतलब एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि साहब एकात्मकता का क्या मतलब होता है और संघात्मकता का क्या मतलब। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है या काफ़ी इम्पोर्टेंट ये 4th फीचर है। ऑलरेडी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती रहती है कि संघात्मक क्या क्या मतलब है। संघात्मक का आप साधारण सा मतलब ये समझो
कि जहाँ पर दो सदनी व्यवस्था हो या जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। एकात्मक का क्या मतलब है कि जहाँ पर पावर केंद्रीकृत हो। क्लियर। तो अब हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो भारत का संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ अ फेडरेशन, वाइज टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। कहने का मतलब इसने संघात्मक व्यवस्था के फीचर्स बताए। अब आपसे यूपीएससी इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछ सकती है कि किसी भी गवर्नमेंट के संघात्मक फीचर्स कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है कैसे, आपको पता हो कि दो सरकारें हों यानी कि टू गवर्नमेंट्स हों, डिवीजन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा हो, संविधान लिखित हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ही सर्वोच्च हो, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कठोर भी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीयता हो। इतने सारे अगर फीचर किसी भी सरकार में मिलते हैं, किसी भी देश की सरकार में मिलते हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, फेडरल सिस्टम। क्लियर। फिर आप देखो हाउ एवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। आपको ये भी पता हो कि कई सारे ऐसे फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान हैं जो कि गैर संघीय दर्शाते हैं, यानी कि वो एकात्मकता को दर्शाते हैं। जैसे अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एक मजबूत केंद्र, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एकल संविधान, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का लचीलापन, एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब ये होता है कि एक ऊपर केंद्र है, फिर उसके नीचे छोटी छोटी न्यायपालिका, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय, फिर ग्राम न्यायालय। कहने का मतलब यहाँ से कोई चीज़ जाएगी तो ऊपर तक ऐसे जाएगी। एकीकृत हायरार्की सिस्टम होता है, उसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। क्लियर। फिर आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। आप देखोगे कि राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है, वो भी एकात्मक है। ऑल इंडिया सर्विस, जो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो भी। इमरजेंसी प्रोविजन, कई सारे आपातकालीन प्रावधान भी इस चीज़ को दर्शाते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है, मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नाउ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। और वहीं आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया एज अ union of state which implies two things. One, Indian federation is not the result of an agreement by the states, and two, no state has the right to secede from the federation. कहने का मतलब आर्टिकल 1 में ये दर्शाया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका क्या मतलब है, यानी कि भारत में जो राज्य हैं वो संघ के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। साथ ही जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि अमेरिका में सिस्टम है कि वो अलग हो सकते हैं और वो समझौते का परिणाम थे। आप जब अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि 13 स्टेट एक साथ आते हैं और वो एक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छे से टैकल करने की कोशिश करेंगे। बस आप यहाँ पे फीचर समझ लो। एक बात और, यूपीएससी ने कई बार इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के जो राज्य हैं क्या वो किसी समझौते का परिणाम हैं, तो नहीं है। क्लियर। इसी कारण आप देखोगे जब इंडिया में ये दो फीचर देखने को मिलते हैं, चाहे फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम, तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट जो हैं विश्लेषक वो कहते हैं कि ये क्वासी फेडरल सिस्टम है, ये बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम है, कई सारे लोग ये कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम है। तो ये हमें अभी यहाँ नहीं पढ़ना। क्यों, ये मेंस का टॉपिक है। तो मेंस में जब हमने आपको अभी बताया कि जब सीरीज कंप्लीट करेंगे तो वहाँ देखेंगे। फिर आप देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप। आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप से क्या आशय है। यूपीएससी ने पूछा है, आप बैक ईयर के पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संसदीय स्वरूप पे क्वेश्चन पूछा है और ये भी पूछा है कि अध्यक्षीय स्वरूप से क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत के संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। ठीक, संसदीय व्यवस्था में होता क्या है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organ, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs। यानी कि जो संसदीय व्यवस्था होती है वो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित होती है। क्लियर? वहीं आपकी जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है वो क्या होती है? वो समन्वय व सहयोग पर आधारित न होकर शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है, बिटवीन द सेपरेशन ऑफ पावर्स पर आधारित होती है। क्लियर? तो अब आप समझ गए संसदीय स्वरूप का क्या मतलब है और अध्यक्षीय स्वरूप का क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडियन आर, यानी कि भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप देखोगे पहली विशेषता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि वास्तविक व नाम मात्र कार्यपालिकाओं की उपस्थिति। दूसरा, मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो पार्टी बहुमत में होती है वो शासन करती है। तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कई बार यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर से क्या आशय है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या होता है कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह रहती है। जैसे उसने कोई कानून बनाया तो उसको कार्यपालिका के समक्ष ये जवाब देना पड़ेगा कि इस कानून की कितनी प्रासंगिकता है और इसको इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है। ठीक, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री जो विधायिका में मंत्री होते हैं उनकी सदस्यता की बात की जाती है। तीसरा पांचवा, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है केंद्र में और राज्य में सीएम होता है चीफ मिनिस्टर। फिर आप देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा, आपको पता हो कि लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है यानी कि विघटन हो सकता है, बट अपर हाउस का नहीं हो सकता। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, तो ये याद रखना। और यही अपर हाउस जब राज्यों में बात करते हैं तो विधान परिषद कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे असेंबली आया है, यहाँ पे विधान परिषद की बात नहीं की गई। फिर आप देखोगे इवन थो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको पता है कि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो मुख्यतः ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भारतीय संसदीय प्रणाली दो रूपों में भिन्न है। कैसे? द इंडियन पार्लियामेंट्री इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, भारत की जो संसद है वो सॉवरेन नहीं है। आपको पता है भारत में सॉवरेन कौन? हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता सॉवरेन है, बट ब्रिटेन में पार्लियामेंट सॉवरेन है। फिर आप देखोगे फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ हेरिडेटरी हेड मोनार्की। आप देखोगे कि इंडिया में जो राज्य का प्रमुख होता है यानी कि राष्ट्रपति, वो चुना जाता है, ना कि वो राजतंत्र प्रणाली से आया होगा, वंशानुगत उसका पद नहीं होता बल्कि इलेक्ट किया जाता है। और वहीं ब्रिटेन में उसका पद क्या होता है? वंशानुगत। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर छठा फीचर क्या है? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। कहने का मतलब कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। अब संसदीय संप्रभुता क्या होती है और न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे संसद ने कोई कानून बनाया तो जुडिशियल उसका रिव्यू कर सकती है। जैसे हमने अभी कल ही परसों में आंसर राइटिंग की सीरीज में इस आंसर को चेक किया था, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है। तो होता क्या है कि उन्होंने कोई कानून बनाया उसको रिव्यू किया जाएगा, अगर न्यायालय ने कोई कानून बनाया तो उसको संसद रिव्यू करती है। क्लियर? तो ये हमारे यहाँ है समन्वय के आधार पे। द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी विद दैट द ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि संसद की जो संप्रभुता का नियम है
वो ब्रिटेन की संसद से जुड़ा है, और जबकि जुडिशियल की जो सुपरमेसी है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया। समझ गए, हमने हर जगह से अलग अलग फीचर लिए हैं। अभी इन्हीं की हम एक लिस्ट लास्ट में पढ़ेंगे कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। ठीक, आपको प्रीलिम के लिए बस इतना ही इसमें याद रखना है। फिर आप देखोगे 7 फीचर हमारा कौन सा है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सत्र न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर ग्राम न्यायालय, तो ये एकीकृत हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें जो अपॉइंट किए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से किए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक, किस अमेंडमेंट के तहत एनजेएसी को समाप्त किया गया। ठीक, तो आप देखोगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत के संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की बात करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। आपको एकीकृत का मतलब पता चल गया, ठीक है। फिर आप देखिए द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री, बिलो इट्स देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, under a high court there is a hierarchy of subordinate courts that is district court and other lower courts। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट, वही बात इन्होंने यहाँ पे बता दी। अगला है हमारा फंडामेंटल राइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर बार इसमें क्वेश्चन पूछती है, बट हम इसे इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें एक दो फीचर्स देख लेते हैं, बाकी इसको हम काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे आप अपने आगे के पार्ट्स में। ठीक, तो आपको पता है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। पहले 7 हुआ करते थे, उन्हें हटा दिया गया एक को, इसलिए अब 6 बचे हैं। तो पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकार की बात की गई। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्लियर? और आपको पता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को ही हमारे यहाँ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि ये संविधान की मूल आत्मा है। आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये कि फंडामेंटल राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पता हो द फंडामेंटल राइट्स आर द मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और वहीं जब आप डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या आता है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्रमोट करना। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किसमें की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, हालांकि प्रियम्बल में भी इसकी बात की गई है। ठीक, फिर आपको पता है कि जो डीपीएसपी हैं वो दे आर इनमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी हम इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ेंगे, पार्ट 4 में है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक, ये क्या है आपको पता है, ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस होती हैं और फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 पार्ट। आपको पता है हमारे यहाँ राइट के साथ साथ ड्यूटीज़ की भी बात की गई है। ड्यूटीज़ का मतलब कि हर व्यक्ति जो भी पर्सन भारत का निवासी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो कई सारी चीज़ों को पालन करेगा। ठीक, अब आपको याद हो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला भारत के लोगों के लिए, यानी कि ड्यूटी जो है वो विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी ड्यूटी इंडियंस के लिए हैं, विदेशियों के लिए क्यों नहीं है, इस पर भी हम पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे इसी में द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं की गई, बट 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि आप फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करें। एंड द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। आपको याद हो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे रिफॉर्म किए गए,
जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी किया गया, डीपीएसपी में भी किया गया और फंडामेंटल राइट में भी किया गया। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत आए। फिर आप देखोगे अ सेक्युलर स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, इसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे जो इशू होगा, जिसमें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। अब बस आपको यहाँ पे एक मतलब ये समझना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। क्लियर? Hence it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state। यानी कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को विशेष रूप से मान्यता प्रोवाइड नहीं करता। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम जन्मभूमि में जाने से क्या सेक्युलर स्टेट की जो हमारी थीम है वो डाइल्यूट हुई? तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन लिखता है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, और ऑलरेडी यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप लिखिएगा, हम इसका आंसर बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कैन नॉट्स अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। यानी कि कौन नोट्स है, यानी कि जो पश्चिमी अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, उसमें धर्म अलग है और राज्य अलग है, यानी कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। अब ऐसा क्यों है? तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि चर्च की डोमिनेंस जो स्टार्टिंग में थी उसको किस प्रकार पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए डाइल्यूट किया गया, और उसके बाद से आज तक चर्च अलग अपना काम करने लगा और स्टेट अपना अलग काम करने लगा। क्योंकि कई सारे लोग आपको वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बता तो देंगे, लेकिन इसके पीछे का जो बेस है वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ही पता चलेगा। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें चर्च के रोल को पढ़ेंगे और स्टेट के सेपरेशन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया या जिस दिन से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ उसी दिन से इसने सबको प्रोवाइड किया। क्लियर? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का राइट दिया है, और आपको पता है वो व्यक्ति जो 18 ईयर्स के हैं उनको किसी भी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सबको, जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है वो वोटिंग का राइट रखता है। अब आपके मन में आया होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था तो आप देखते हो कि 1909 के बाद से कैसे धीरे धीरे लोगों को किस आधार पे, पैसे के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे वोटिंग राइट मिला था, बट एकदम से नहीं दिया था। और एक और बात कि हमारे यहाँ 861 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये डिस्कस किया गया कि जो पहले 21 ईयर्स एज होती थी अब उसे घटाकर 18 ईयर्स कर दिया जाए। यानी कि 61वें संविधान संशोधन ने 21 वर्ष की उम्र को हटाकर 18 वर्ष कर दिया। क्लियर? फिर है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप से क्या मतलब? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य की केवल एक ही नागरिकता होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन अदर हैंड ईच पर्सन इज नॉट द ओनली सिटीजन ऑफ यूएसए बट आल्सो अ सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। कारण कि यूएसए जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। दोहरी का मतलब एक केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल एंड इनवेजिस अ ड्यूअल पॉलिसी सेंट्रल स्टेट, इट प्रोवाइडेड फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। ये बात अलग है कि हमारा जो संविधान है वो संघीय है और संघीय संविधान में दो नागरिकता होनी चाहिए, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एकल नागरिकता अपनाई। इसीलिए आप देखोगे कि इसे अर्ध संघीय संविधान भी कहते हैं। समझ गए? तो ये कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जो संघीय के होते हैं बट हम उनको एकल में अडॉप्ट करते हैं। तो आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था,
भारत का संविधान संघीय के साथ साथ एकात्मक है या ये अर्ध संघीय है, इसके बारे में विवेचना करें। तो अगर आपको अर्ध संघीय के फीचर पता हैं तो आप लिख सकते हो। फिर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। आपको पता है कि कई सारी हमारे यहाँ बॉडीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करती हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन of the government, central and state, but also establishes certain independent bodies like election commission, controller and auditor general of India, साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कई सारे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक, फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। The Indian Constitution contains elaborate emergency provisions to enable the President to meet any extraordinary situation effectively। यानी कि कई बार होता है ना कि हमने कई सारी चीज़ें तो बना देते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे यहाँ आपातकाल का भी प्रोविज़न किया गया है। और हमारे यहाँ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैं। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसीज, स्टेट इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज। हम इसको यहाँ पे डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होगा इमरजेंसी को लेकर, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ बस आप नाम जान लो। ठीक, फिर आप देखोगे आगे हमारा कौन सा फीचर है, 3 टियर गवर्नमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हमने 11 एंड 12 शेड्यूल को ऐड किया, जिसपे हमने 3 टियर लेयर गवर्नमेंट की बात की। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 2019 के पेपर में इस पे क्वेश्चन आया था अमेंडमेंट को लेकर, तो आपको याद हो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किया या हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। क्लियर? जो कि फंडामेंटल राइट में भी हैं, डीपीएसपी में भी हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, बस 97 अमेंडमेंट आपको याद हो कि हाँ ये किससे रिलेटेड है। फिर क्या होता है कि कई सारे लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको पता है कि आप कोई भी अच्छा काम जब करते हो कम समय में, तो लोग जो होते हैं वो आलोचना करते ही करते हैं, बट आपको उन आलोचनाओं से नहीं डरना। और यही हमारे फाउंडिंग फादर्स का कहना था, और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो किसी से नहीं डरे। तो देखते हैं लोग क्या आलोचना करते हैं। लोग कहते हैं अब बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, लोग कहते हैं कि ये उधार का लिया गया संविधान है। क्यों कहते हैं? आप क्वेश्चन लिखिएगा, हम इसका आंसर देंगे। वैसे आप बस मूल रूप से समझ लो कि हमने कई सारे फीचर वर्ल्ड के अलग अलग जगह से अडॉप्ट किए, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हमने उधार लिया। फिर अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। आपको पता है कि जो इंडियन एक्ट आया था 1935, उसके कई सारे फीचर हमने अडॉप्ट किए थे, इसीलिए कई बार इसे भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मिनी पार्लियामेंट आप कह सकते हो। तीसरा है अन इंडियन और एंटी इंडियन। कई सारे लोग कहते हैं गैर भारतीय अथवा भारतीयता का विरोधी है, तो उनके क्या विचार है वो हम देखेंगे बाद में। एन अन इंडियन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मानना था कि जैसे गांधी जी कहते थे जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संसद की अपेक्षा काफ़ी पावरफुल बनाया जाए, बट हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने संसद को पावरफुल बनाया, न कि ग्राम पंचायतों को। तो ये आलोचना करते हैं। फिर कहते हैं ये एलिफेंटाइन साइज है, यानी कि इसका जो आकार है वो काफ़ी भारी भरकम है। अब आकार तो भारी भरकम होगा क्योंकि हमने इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के कानून को एक साथ किया है। ठीक, फिर है अब पैराडाइज ऑफ द लायर्स, यानी कि ये वकीलों का स्वर्ग था। अब बनाने वाले उस समय वकील थे, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। लेकिन आपको ये याद हो कि वकीलों का स्वर्ग होने के बावजूद भी वकीलों ने हर एक भारतीय यानी कि अंतिम जन पे जो खड़ा व्यक्ति था उसको भी राइट्स प्रोवाइड किया। और यही बात है कि आज भी हमारा संविधान नित्य नवीन नज़र आता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कई सारे इंडेक्स, जिसमें आपको ये इंडेक्स याद करनी है। आप याद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं रट्टा मारना है। आप इनको एक पेपर में, रफ पेपर में लिख लीजिए। जहाँ आप पढ़ाई करते या जहाँ आप ब्रश करते या किचन में होते हो, तो वहाँ पे आप इनको जब लिख लोगे ना, डेली बस देखोगे कि अच्छा पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप। थर्ड में फंडामेंटल राइट। फोर्थ में डीपीएसपी। फिफ्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिफ्थ में यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक, डेली एक दिन बैठ के याद करोगे तो भूल जाओगे, डेली देखोगे तो याद हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल गाने की तरह। 6 में क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बात की गई है। फिर आपको पता है 7 में स्टेट्स इन पार्ट ऑफ बी फर्स्ट शेड्यूल। 8 में यूनियन टेरिटरीज। 9 में पंचायत। 10th
9A में म्यूनसिपैलिटीज़, 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10th में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 11th में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट्स, 13 में ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी, 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। और आप 15 में देखोगे 14A में ट्रिब्यूनल्स, 15 में इलेक्शन कमीशन, 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 में मिसलेनियस, 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन एंड 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट। आपसे क्वेश्चन हो सकता है मैचिंग करने को पूछते कि शेड्यूल 12 में क्या है, शेड्यूल 15 में क्या है, शेड्यूल 17 में क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर। और एक बात, आपको 1 से लेकर 51 का तक सारे के सारे आर्टिकल्स याद हों, क्योंकि कई बार यूपीएससी में इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आप इतना काम आपको याद करना है, ये मैं याद नहीं करा सकता हूँ क्योंकि आपका विषय है। फिर आप देखेंगे शेड्यूल्स, जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ 12 शेड्यूल्स हैं और मूल संविधान में 8 थी। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटरी जुरिडिक्शन, कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। सेकेंड में क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। आपको बस ऐसा याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति शपथ तभी लेगा जब उसको पैसे पहले मिल जाएंगे, तो पहले उनको पैसे मिल गए तो वो सारी चीज़ें। थर्ड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ, क्लियर, याद हो गई 2, 3। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको पता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। फिफ्थ में क्या, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स में क्या, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यूपीएससी ने 6 शेड्यूल पे क्वेश्चन कई बार पूछा है, फोर्थ पे भी पूछा है, तो आपको याद रखना है। सेवेंथ में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कॉन लिस्ट। सब्जेक्ट कितने ये आपको याद रखने की ऐसी जरूरत है नहीं, बस आप देख लेना। 8 में क्या है, लैंग्वेज। आपको पता हो कि जो मूल संविधान था उसमें 14 लैंग्वेज थी, वर्तमान में 22 हैं, तो कई सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे 21, 71, 92। कौन कौन सी ऐड की गई, 21 अमेंडमेंट के जरिए आपको पता है सिंधी ऐड की गई, 71 के जरिए कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ऐड की गई, 92 के जरिए अमेंडमेंट के जरिए कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। आप इसको बोडमास से याद करो, आप इसको कामनी से याद करो, और ये सिंधी अलग है ही। फिर आपको पता हो कि इसमें 22 जो लैंग्वेज हैं इसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, ये याद रखना। कई बार होता है ना, साहित्य अकेडमी जब आप पुरस्कार पढ़ते हो तो उसमें देखा जाता है कि इंग्लिश के लिए अलग से भारतीय भाषाओं, राजभाषाओं को छोड़कर, समझ गए, तो ये याद रखना। फिर है 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनके बारे में चर्चा की गई, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 9 शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कल भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक। 10 शेड्यूल में क्या है, दल बदल से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक। फिर है आपका 11th में आपको पता है पंचायत से रिलेटेड है, 73 अमेंडमेंट के तहत इसे ऐड किया गया, और 12 जो है वो म्यूनसिपैलिटी से है, 74 अमेंडमेंट के तहत इसे रिलेट किया गया, ऐड किया गया, सॉरी। अब हम देखते हैं जो हमारे सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहाँ कहाँ से लिए गए। ये इंडेक्स आपको याद करनी, देखो ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो फैक्चुअल हैं और हमें याद करनी ही है, ठीक, तो इन्हें आप याद कीजिएगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रिविलेज्ड राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट को लिया गया, ठीक। फिर आपका है कनाडा के संविधान से फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रिजर्वी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द सुप्रीम कोर्ट। 6 से ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट फेडरल ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 7 वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। 8 से सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत संघ से, नाउ रसिया के नाम से अब जाना जाता है
क्यों? क्योंकि 1992 में इसका विघटन हो गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड इन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एंड लास्टली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। आप में से कई सारे लोगों को लगा होगा कि मैंने हिंदी में क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पता हैं। क्यों? क्योंकि आप तो हिंदी की बुक पढ़ रहे होगे ना, तो आप वहाँ पे देख लेना। और वैसे भी देखो, पॉलिटी को हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि यूपीएससी में हिंदी काफ़ी टफ लगती है और इंग्लिश काफ़ी इजी। जैसे आपको फेडरल स्कीम या फेडरल सिस्टम बार बार सुनते हो तो याद है संघीय व्यवस्था, बट वहाँ संघीय अगर नाम आ जाए तो अजीब लगता है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आपको शॉर्ट में बोल दें डीपीएसपी, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।